The topic that has been given to me is how to retain best talent. एक बड़ी अजीब समस्या है. हम लोग इंसान से डील करते हैं और वो इंसान इतना अजीब होता है कि थोड़ी देर पहले 4 खून करके किसी बैंक को लूट के आता है और झाड़ के नीचे बैठे हुए भिखारी को सब दे के चला जाता है. तो एक इंसान का दिमाग बड़ी अजीब चीज़ है. एंड रिटेनिंग टैलेंट, जिस टाइम पे विकास बोल रहे थे या अश्विन सर बोल रहे थे, तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग दिमाग में आती है कि भाई हम लोग एज SMEs, मोस्ट ऑफ अस आर स्मॉल बिजनेसमैन, हम लोगों को टैलेंट अट्रैक्ट करना, एडवर्टाइज करना, उसको सिलेक्ट करना, उसको ट्रेन करना, उसको रिटेन करना, ये बड़ी अजीब समस्या है. ऑन टॉप ऑफ इट, एज यू वेरी राइटली सेड, जनरेशन वाई बड़ी इम्पेशेंट है. मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, डाई किए हुए हैं. जिस टाइम पे हम बच्चे थे तो अगर मास्टर जी ने कुछ बोल दिया कि ऐसा है तो वैसा है. आज के दिन हमारी क्लास के अंदर अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो बच्चा नीचे गूगल बाबा से पूछ रहा होता है, बाद में बोलता है सर आप तो ऐसे ही बंडल मारते हो. तो द स्टूडेंट इज़ टुडे गेटिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्म्ड. उसके लिए टीचर गूगल बाबा है, उसके लिए माँ बाप गूगल बाबा है, उसके लिए यार दोस्त फेसबुक पे हैं, उसकी डेफिनेशंस बदल चुकी हैं. इस सिनेरियो में हाउ टू हायर टैलेंट, हाउ टू रिटेन टैलेंट, जिस टाइम पे उसको फ़ोन के ऊपर क्लास में बैठे बैठे उसको जॉब ऑफर आ जाता है. अगर आपकी कंपनी में कोई है, उसको मालूम है कि इसकी ट्रेनिंग हो रही है, तो उसको ट्रेंड आदमी के लिए सामने से जॉब ऑफर आने शुरू हो जाते हैं. इज़ दैट राइट और रॉन्ग? एंड एज यू वेरी राइटली सेड कि भाई हम लोग एक आदमी को ट्रेन करें और वो कल को छोड़ के चला जाए, वो सिचुएशन हमें एक्सेप्टेबल है या वो सिचुएशन एक्सेप्टेबल है कि हम ट्रेन ना करें और वो बंदा टिका रहे? तो दोनों सिचुएशंस बड़ी ऑड हो जाती हैं. तो दो चैलेंजेस हैं. एक, हैविंग द राइट पीपल स्टिक अराउंड. द सेकंड चैलेंज इज हैविंग द रॉन्ग पीपल टू लीव. आई वॉज इन अ सेमिनार इन राजकोट लास्ट ईयर और उस वक्त ऐसी एक गैदरिंग के अंदर देयर वाज वन जेंटलमैन हु आस्क्ड मी कि सर मैं तो जैन हूँ और मेरी 1000 करोड़ की कंपनी है फाउंड्री फोर्ज, और उसके अंदर 90% लोग जो हैं वर्कर्स वो काम करते नहीं हैं, वो आते हैं सिर्फ हाजिरी लगा के चले जाते हैं. मैंने कहा तो निकालते क्यों नहीं हो? बोले यार वो बड़ा दर्द होती है, बड़ा दया की भावना आती है, ऐसा लगता है पाप लगेगा, गरीब आदमी के पेट पे लात मारना, बद्दुआ, ऑल दोज फंडास वो सारे सामने आ जाते हैं. एक बिजनेस ओनर किसी को निकालते हुए भी 10 बार अपने धर्म के बारे में, अपनी वैल्यूज़ के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है. आई आस्क्ड हिम अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन. मैंने कहा सर आप एक बात बताओ, मान लो कि आप अपने घर से निकलते हो और जैसे ही आप घर से निकले आपका पैर अंधेरे में किसी नाली में गिरे हुए शराबी के ऊपर पड़ जाता है. वो दारू पी कर पड़ा हुआ है, उसको होश नहीं है और आपका पैर उसके ऊपर आ गया. नो व्हाट विल यू डू जैन साहब? बोले मैं उसको सॉरी बोलूँगा और आगे जाऊँगा. मैंने कहा आप तो आगे नहीं जा रहे, लेकिन वो पकड़ रहा है पीछे से कि तूने मेरे ऊपर पैर रखा है, तेरा ये हो जाए ना, तेरा बुरा हो जाए, बद्दुआएं. मैं उस वक्त आप क्या करोगे? बोले उसका तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि भाई अब इसने जो गाली देनी है इसको मतलब नहीं है. पहली बात तो तू दारू के नशे में था, तू नाली में था जहाँ तुझे होना नहीं चाहिए था, वहाँ मेरा पैर पड़ गया, मेरी गलती हो गई, मैंने सॉरी बोल दिया, अभी क्या जान लोगे मेरी? तो मैंने कहा भगवान क्या करेगा? बोले भगवान को क्या करना है भाई, मेरी तो कोई गलती है नहीं है, जो है सो उसकी है. मैंने कहा वो एम्प्लॉय जो आपके ऑफिस में है और काम नहीं कर रहा है, वो नाली में गिरा हुआ शराबी है, तो आप उसको निकाल सकते हो, उसकी कोई बद्दुआ आपको लगने वाली नहीं है. एक शराबी को जिसको अपनी होश नहीं है, वो कंपनी में उसको मालूम नहीं है कि भाई मेरे को पैसे किस चीज़ के मिलते हैं, जो चीज़ के पैसे मिलते हैं वो काम वो करने को तैयार नहीं है, उस आदमी को रिटेन करने का मतलब क्या है? और उस आदमी को निकालते वक्त दुख किस बात का है? आई वर्क फॉर अ कंपनी कॉल्ड रैनबैक्सी, और रैनबैक्सी के अंदर 20 साल तक 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती रही. लोग बड़े हैरान थे कि 4 करोड़ की कंपनी 20,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनी. लिविंग थ्रू दैट टेंशन, आई कैन टेल यू कि वो इतना ज़्यादा होता था कि हमारे जो नेशनल सेल्स मैनेजर होते थे वो बोलते थे कि मेरी तो भैया 1 महीने में 2 बार प्रोबेशन एक्सटेंड होती है. नेशनल सेल्स मैनेजर महीने में 2 बार प्रोबेशन एक्सटेंड होती है. एक 15 तारीख को जब ORG की फिगर्स आती हैं और एक तारीख को जब सेल्स फिगर्स आती हैं, कि अगर सेल्स फिगर ख़राब है तो भी पिटूंगा, अगर सेल्स फिगर ठीक है ORG में अपना मार्केट शेयर डाउन हो रहा है तो भी पिटूंगा. तो मेरे को तो 2 बार 1 महीने में एक्सटेंशन मिलती है. इतना हाई प्रेशर रहने के बावजूद Ranbaxy was always able to attract some of the finest talent in the country. Ranbaxy worked on people. Ranbaxy worked with people. ये एक एग्जाम्पल की तरह मैंने दिया है कि एक 4 करोड़ की कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 4 करोड़ थी, वो 20,000 करोड़ की हुई. किस दम पे हुई? ये एक जो प्रोसेस था, that living through that 20,000 करोड़ की जर्नी, let me share with you.
I was once interacting with our MD and he was one of the toughest MDs. जो लोग इस ऑडियंस में बैठे हुए हैं फार्मा इंडस्ट्री से वाकिफ़ हैं, उनको पता होगा कि फार्मा इंडस्ट्री में अगर एक राक्षस था एज अ बॉस तो उसका नाम था देवेंद्र सिंह बरार. Is there anybody from pharma industry who can say how right this thing is? He was 35 years old. As a 35-year-old जनरल मैनेजर, जब उसके रूम में AGMs वगैरह एंटर करते थे तो वो 2 बार बाथरूम जाते थे एंटर करने से पहले, और जब वापस आते थे तो गाल पे आंसू बैठे होते थे. उनको समझ नहीं आ रहा होता था कि मैं जॉब आज रिज़ाइन कर दूं, कल मेरे घर में फ़ीस कहाँ से आएगी और रेंट कहाँ से आएगा, या मैं यहाँ से कंटिन्यू करूं. लोगों ने बहुत गालियाँ खाई हैं, लेकिन पीपल हैव बीन रिवॉर्डेड ऑल्सो. So there were 2 policies. One was reward the performers and 2 was punish the non-performers. और इन दोनों के अंदर कोई अपने को दया रखने की ज़रूरत नहीं होती है. एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ. सपोज यू आर इन अ कंपनी एंड यू आर एन एम्प्लॉई. आई एम जस्ट थिंकिंग एज एन एम्प्लॉई एंड यू आर अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल. आप 10 लोगों का ग्रुप हो, उन 10 लोगों में से एक आदमी कोई काम नहीं करता है, वो आता है अपनी सैलरी लेकर चला जाता है. एक आदमी बहुत ज़्यादा काम करता है. आप बाकी 8 लोगों में से हो, आप उनमें से कैसा बनना चाहोगे अगर कोई रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी ना हो तो? विल यू नॉट लाइक टू बिकम लाइक द पर्सन हु इज़ नॉट वर्किंग? ऑन द अदर हैंड, अगर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी हो तो जो बाकी 8 लोग हैं दे विल ऑल्सो ट्राई टू वर्क लाइक द परफॉर्मर. उनको मालूम है कि यहाँ रिवॉर्ड है, यहाँ पनिशमेंट है. तो अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं हैं तभी जाके एक कंपनी के अंदर HR इश्यूज़ पैदा होते हैं, जहाँ पर रिवॉर्ड नहीं है परफॉर्मेंस का और जहाँ पर पनिशमेंट नहीं है नॉन परफॉर्मेंस की. वहाँ पर HR इश्यूज़ आते ही आते हैं. सिलेक्टिंग द राइट पीपल. व्हेन एज SMEs, व्हेन वी आर लुकिंग फॉर पीपल, एक्चुअली वी आर नॉट हायरिंग हैंड्स. एक ज़माना था जब लोग कहते थे इस काम को करने के लिए 100 लोग चाहिए. क्यों? हाथ से खड्डे खोदने होते थे. आज वो ज़माना चला गया. Today you may be sitting with 4 people and they may all be replaceable by just one smart person. आप 4 लोगों से काम करवा रहे हो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वही काम दूसरी कंपनी में एक स्मार्ट आदमी कर रहा है. सो हाउ डू यू गेट दैट पर्सन? एक बड़ा अजीब सवाल है. उसको लाने के लिए सबसे पहले एज अ SME ओनर द फर्स्ट माइंड सेट दैट वी नीड टू चेंज इज कि हमें अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करना चाहिए. उनसे डरना नहीं चाहिए. एम्प्लॉय है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है. पुराने ज़माने में ऐसा होता था, ये मेरा ट्रेड सीक्रेट सीख लेगा, चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ये मेरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा. वो तो सारी चीज़ें होनी है, उसको कौन रोक सका आज तक? जब से सृष्टि बनी है तब से लोग कॉम्पिटिटर के पास जाते रहे और कॉम्पिटिटर से आप भी लेते रहो. तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. द मेन थिंग इज़ कि जिस आदमी को आप हायर कर रहे हो, इज़ ही अ स्मार्ट पर्सन? वो घोड़ा है जिसके ऊपर आपने सवारी करनी है, या इज़ अ डम पर्सन कि आप उसके घोड़े और वो आपके ऊपर सवारी कर रहा है? तो एज ए SME owner, have your mindset very clear. I would rather have a smart person कि जिसके ऊपर मैं सवारी करूं, और instead of being hiring dumb people कि वो dumb आदमी जो है वो आ जाएगा, सर आपने जो कहा मैंने कर दिया. So yes मैन तो आपकी कंपनी में आ ही सकते हैं. आपने जो कहा सर मैंने कर दिया. Much better have a smart person question you कि सर आप ये गलत कर रहे हो और ये चीज़ नुकसान होने वाला है. So जिस टाइम पे when you are giving that permission to your smart people to question you and to argue and to fight with you, you are actually allowing yourself to be questioned. Otherwise जहाँ हम थे, मेरे जैसे सफ़ेद बाल के लोग, अगर हम वही चीज़ें सोचते रहते जो पहले सोचते थे, तो आज तक हमने कंप्यूटर को अडॉप्ट ना किया होता, आज तक हमने मोबाइल फ़ोन को अडॉप्ट ना किया होता. इसलिए हमारा अपने बच्चों के साथ में कनेक्ट खत्म होता, इसलिए हमारा अपने स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्ट खत्म हो जाता. एम आई राइट और रॉन्ग? वो हमको झक मार के करना पड़ा, और ये हर SME ओनर को ये करना ही पड़ेगा कि आपको अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करना चाहिए. नाउ इफ़ यू हैव हायर्ड अ स्मार्टर पर्सन, देन हाउ डू यू हैंडल हिम? ये एक बड़ा चैलेंज है यार. इसको तो बहुत अकल है. 20 सवाल पूछता है साला सुबह से शाम तक. मेरे को रोज़ कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं. मैंने इसे नौकर रखा है, साले ने मेरे को नौकर रख लिया. स्मार्ट आदमी को रखना, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज बिकॉज ही चैलेंजेस यू एवरी डे. बट let me bring you one very important thing. Life में growth starts where you leave your comfort zone. किसी भी आदमी ने अगर अपनी कंफर्ट जोन बना ली है और उस कंफर्ट जोन के अंदर बैठा हुआ है, तो जितना बड़ा उसका कंफर्ट जोन है उतनी उसकी ग्रोथ है. तो अपने आप को चैलेंज करना ये बहुत बड़ी बात है. टॉकिंग ऑफ द सेम पर्सन, मेरे को बाई चांस याद आ गया तो आई वुड लाइक टू ऐड टू इट. देवेंद्र सिंह बरार वॉज अ वेरी टफ बॉस, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग.
व्हेन आई लुक एट द करंट सीएम, तो मेरे को ऐसा लगता है कुछ कुछ ऐसी ही क्वालिटीज़ उसमें थी। 4 करोड़ की कंपनी को 20,000 करोड़ रुपये लेकर गया, उसका एक कारण था। एक लाइव एग्जाम्पल है, आई वॉज इन द सेम रूम जिस रूम में ये बात हो रही थी। वन ऑफ माई सीनियर्स वॉज टॉकिंग विद हिम अबाउट एन इंसिडेंट विच हैपेंड अबाउट 10 years बैक। 10 साल पहले पोलैंड की किसी कंपनी में कोई डिस्कशन हुई थी, उस इशू को लेकर आज उस रूम में बात हो रही है। एंड देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन देवेंद्र सिंह ब्रार एंड दिस जेंटलमैन हु वाज द जनरल मैनेजर। तो पंजाबी में बात हो रही थी, उसने कहा ब्रार साहब मेरे को पता है, आपको सब पता होता है, मेरे को मालूम है आप इसमें गलत हो रहे हो। ही सेड मेरे को पता है संजीव, तू रहने दे, मुझे मालूम है क्या बात हुई थी, आई नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ही सेड नहीं ब्रार साहब मेरे को पता है, आपको हमेशा पता होता है, लेकिन इस बार आप भूल रहे हो। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज समथिंग विच ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर फॉर लाइफ। ब्रार टर्न, अपनी सीट के पीछे टर्न किया, ही हैड स्टैक्स ऑफ डायरीज, उसके पीछे स्टैक्स पड़ी थी डायरीज की। उनमें से उसने एक डायरी को निकाला, उस डायरी में से उसने एक बार पन्ना पलटा, दूसरी बार पन्ना पलटा, उसको बोलता है ये देख ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ब्रार न्यू पूरी कंपनी में 10 साल पहले पोलैंड की किसी कंपनी के साथ में क्या डिस्कशन हुई थी, कौन सी डायरी में कौन से पेज पर है, ही रिमेंबर्ड एंड ही रिमेंबर्ड एग्जैक्टली क्या बात हुई थी। इज इट नॉट द सेम क्वालिटी दैट वी सी इन द करंट पीएम? जो भी आदमी आज तक अपने पीएम के साथ में इंटरेक्ट किए हैं, दे विल रिमेंबर दैट ही रिमेंबर्स कि मेरी डिस्कशन किसके साथ क्या हुई थी फॉर ईयर्स, उसको सब याद रहता है। सो दिस इज अ क्वालिटी विच एवरी एसएमई ओनर मस्ट डेवलप। और ये एसएमई ओनर को अपने अंदर डेवलप करने के लिए देयर आर ओनली 2 things दैट यू नीड टू डू। 1, रिमेन फोकस्ड ऑन योर बिजनेस। 2, अपने दिमाग को शांत रखो। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए वॉच लेस ऑफ टीवी, रीड लेस ऑफ न्यूज़पेपर, डू लेस ऑफ फेसबुक, आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू, लेट गो। आपका स्मार्ट आदमी है, आपसे 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको लेट गो। आपके हित की चीज़ है, आपके हित की चीज़ अगर कोई कर रहा है और आप उसको 4 गालियां दे रहे हो, आप अपने हित को लाते मार रहे हो। डोंट डू दैट। एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट स्किल्स, लेट मी टेल यू, स्किल्स स्टार्ट विद एन एटीट्यूड टू लर्न। स्किल्स स्टार्ट विद एन एटीट्यूड टू लर्न। जिस वक्त आपका बच्चा या आप में से बैठे हुए कुछ यंगस्टर्स, जब आप लोग ये सोचने लग जाते हो कि मेरे को तो सब आता है, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। और आजकल प्रॉब्लम यही है कि जिस वक्त हम MBAs को हायर करते हैं, टिपिकली व्हेन MBAs आर कमिंग फॉर इंटरव्यूज़, तो वो आके ये कभी नहीं बोलता कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो कभी बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ? वो आगे क्या बोलता है क्लास, वहाँ पे आपके इंटरव्यू में बैठ के क्या बोलता है, आप मुझे क्या देने वाले हो? आप मुझे 10,000 देने वाले हो? नहीं, मेरे को तो 12 चाहिए। आप मुझे 12 देने वाले हो? नहीं, मुझे 15 चाहिए। आप मुझे 15 देने वाले हो? मुझे 20 चाहिए। मुझे फलां कंपनी इतना दे रही है। ही विल नेवर टॉक अबाउट व्हाट इज द वैल्यू एडिशन आई एम ब्रिंगिंग ऑन दिस सिस्टम। एंड देयर आर 4 pillars। लेट मी टेल यू कि आई हैव बीन इनटू MBA एजुकेशन फॉर द लास्ट 7 years एंड भगवान की दया से वी हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल टू एन एक्सटेंट दैट कंपनीज आर टुडे कमिंग, हमको सामने से बोलते हैं, वी नेवर गो एंड हॉक आवर चिल्ड्रन के मेरे बच्चे को हायर कर लो। वी डोंट हैव अ प्लेसमेंट सेल। हमारा प्लेसमेंट सेल है ही नहीं है, और 100% प्लेसमेंट होता है। और उसका कारण वही है कि जिस टाइम पे हम बच्चे को देखते हैं, तो आज के दिन जो मेरे पास इनपुट आती है वो कैसी आती है। आप कोई भी ग्रेजुएट जो चाहे BE करके निकला हो, BCom करके निकला हो, BBA BA कुछ करके निकला हो, एक एवरेज BCom BBA BE इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, अप्रॉक्सीमेटली रट्टाफिकेशन के सिस्टम में से आता है। आखिरी दिन एग्जामिनर की, क्लास टीचर की, सबकी अपनी मुसीबत होती है कि यार बच्चा पास हो जाए किसी तरीके, तो वो उसको IMP देते हैं। देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड IMP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा एक इस्टेब्लिश हो गया, ये सिस्टम इज इस्टेब्लिश्ड, जहाँ पर बच्चे को मालूम है कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले मेरे को IMP दे देंगे, मैंने वो IMP का रट्टा मार लेना है, 6 क्वेश्चन करके पिताजी को जाके बोलना है, देखो पिताजी साल भर मैंने पढ़ाई की थी तभी तो 60% आए। एक्चुअली 2 दिन कॉलेज गया है, 2 दिन में उसने IMP को रट्टा मारा है, पास में बैठे से किसी से पूछ लिया, एग्जाम चल रहा होता है, उस वक्त भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी इंडिकेशन होती है थोड़ा लीनियंट रहना भाई, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो बच्चों को पास करना एक मुसीबत हो गई है। नाउ दिस क्वालिटी ऑफ बच्चे जब हमारे पास MBA में B स्कूल में आते हैं, तो उस वक्त उनके माँ बाप आके क्या बोलते हैं, सर मैं आपको 2.5 लाख रुपये फीस दे रहा हूँ, इसको सैलरी कितनी मिलेगी जब बाहर निकलेगा? तो वो सीधा यही पूछते हैं कि आप क्या गारंटी देते हो जी, क्या सैलरी मिलेगी? मैंने कहा गारंटी मतलब, मैंने कहा आपका चिरागे ख़ानदान आपकी गोद में 22 साल पड़ा है, आप इसकी क्या गारंटी लेते हो?
मैंने कहा मैं तो एक अदना सा मास्टर हूँ, मैं तो कोई जादू की छड़ी चलाता नहीं हूँ कि आप मेरे पास गधे को लेकर आओ, मैं छड़ी घुमाऊँ, उसको घोड़ा बना के भेज दूँ। मेरे पास की विद्या नहीं है। आई कैन ओनली मेक, मेरे पास खच्चर आए मैं उसको गधा बना सकता हूँ, गधा है उसको खच्चर बना सकता हूँ। मेरे पास इससे ज़्यादा तो कोई जादू की छड़ी है नहीं है। बट जिस टाइम बच्चे हमारे पास आते हैं तो वी हैव डेवलप्ड अ सिस्टम, और वो सिस्टम में कुछ ऐसा ही है कि पहली चीज़ हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा हमारे से बात करे, वो हमारी सुनना शुरू करे। वो सुनना शुरू करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा क्लास में आता है ना तो उसको पता नहीं होता मेरे साथ क्या होने वाला है, तो हम उसे पूछते हैं अच्छा व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तो ऑन एन एवरेज क्लास के अंदर अगर मान लीजिए 40 बच्चे बैठे हैं तो उनमें कम से कम 20 तो बोलेंगे आई वांट टू बिकम अ धीरूभाई अंबानी। मतलब इससे छोटा तो कोई सोचता ही नहीं है। तो मैं उसे पूछता हूँ धीरूभाई अंबानी की लाइफ को कुछ देखा आपने, गुरु मूवी देखी है? हाँ सर देखी है। तो बड़ी अच्छी थी? मैंने कहा हाँ बड़ी अच्छी है। मैंने कहा तो इन 20 में से जो धीरूभाई अंबानी बनना चाहते हैं, अगर आपकी शादी कल को एक भागी हुई लड़की से हो रही हो तो करोगे? क्योंकि गुरु में तो आपने देखा ना, वो भागी हुई लड़की थी, वो अगले दिन उसको ऑफर हुई, उसने उसे शादी कर ली। तो ये लोग क्या बोलते हैं, नहीं सर वो तो नहीं करेंगे। मैंने कहा धीरूभाई अंबानी तो तुम शुरू से ही नहीं हो। तो धीरूभाई अंबानी बनना है तो कम से कम वो माइंडसेट तो रखो कि भाई भागी हुई लड़की होगी तो मैं शादी कर लूंगा उसके साथ, मुझे कोई आफत नहीं है। उसको नहीं थी आफत, मुझे क्यों आफत हो रही है? एम आई राइट और रॉन्ग? सो टू दैट एक्सटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट अ डायलॉग विद दिस चाइल्ड। जो एक 20-22 साल का बच्चा आता है उसको पहले बताना पड़ता है कि देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ स्किल्स। लाइफ में स्किल्स का इम्पैक्ट है। अगर आपके पास सही स्किल्स हैं तो आपका जो आउटपुट है वो बेटर होगा। और स्किल्स अकेले का कोई मतलब नहीं है। आपके पास स्किल है लेथ पे चलाने का, तो लेथ की क्या वैल्यू है, उतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास स्किल है नेगोशिएट करने की, मे बी यू विल बिकम एन इंटरनेशनल नेगोशिएटर। इफ यू हैव अ स्किल ऑफ सेलिंग यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। If you have a skill of entrepreneurship, you can become an entrepreneur. But how do you create that skill? So first thing is we need to talk to that child. उस बच्चे से पहले बात करनी पड़ती है, और उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया। बच्चा क्लास में आता है, उसको पहले दिन ही बोल देते हैं अच्छा यू क्रिएट एन SME प्रोजेक्ट। वो बोलता है सर वो क्या होता है? मैंने कहा स्मॉल एंड मीडियम कोई अपना एक प्रोजेक्ट बना के ला कि सर ये वायबल है। एक हफ्ते तक गाली गलौज चलता रहता है, पता नहीं सर ने क्या बोल दिया है, समझ नहीं आ रही, ये है वो है। ईयर आफ्टर ईयर क्लास में यही चलता है। वो सीनियर्स बोलते हैं तो करना ही पड़ेगा, आप बताओ। जूनियर बोलते हैं आप बताओ सर। वो बोलता है यार ये तो खुद ही करना पड़ेगा, जैसे कर लेगा अच्छा ही रहेगा, जो भी करो अच्छा रहेगा। दे कम बैक, एक हफ्ता लग जाता है उनको सिर्फ ये समझने में कि रेवेन्यू एक्सपेंस कौन सा और फिक्स्ड एक्सपेंस कौन सा। क्योंकि वो ग्रेजुएशन तो की होती है IMP से। अब ग्रेजुएशन की है IMP से, रेवेन्यू, फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही होती। वो आ जाते हैं MBA बनने के लिए। और जब ये बच्चों ने 2 साल बाद निकलना है तो आप जैसे एम्प्लॉयर ने कहना है इस साला कहाँ से MBA आया, इसको बैंक का पे ऑर्डर और चेक का फ़र्क नहीं पता। तो हकीकत यही है, दैट्स अ फैक्ट। बिकॉज अगर हम वो रट्टाफिकेशन के थ्रू जा रहे हैं तो वो होने वाला नहीं है। नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट वी डिड एन एक्सपेरिमेंट। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। उसमें आप सब लोगों ने जब बच्चे थे तो आप सब लोगों ने एक गेम खेला होगा जिसको गुजराती में, हिंदी में व्यापार बोलते हैं। व्यापार खेला ना सबने? सबने खेला ना? उसको आजकल इंग्लिश में उसका एक मॉडल आ गया, उसको मोनोपोली बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज मोनोपोली। और चूंकि वो व्यापार और मोनोपोली के अंदर थोड़ा सा साइंटिफिक शिफ्ट हो गया, तो इसलिए हमने क्या किया, एवरी ईयर वी मेक 4 टीम्स इन द क्लास। फर्स्ट ईयर बॉयज़, फर्स्ट ईयर गर्ल्स, सेकंड ईयर बॉयज़, सेकंड ईयर गर्ल्स। अब ये 4 टीम बन जाओ और ये पासा फेंको एंड लेट अस सी हु विंस द मोनोपोली। 2 घंटे तक बच्चों की तरह खेलते रहते हैं। वो कॉइन डालते हैं, डाइस डाला, मूवमेंट चली, ये हो गया वो हो गया। करीब करीब 1.5 घंटे के बाद उनकी आपस में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। मतलब 1-1.5 घंटा तक तो मस्ती चलती रहती है, अच्छा ये कर दो, अच्छा वो कर दो। 1.5 घंटे के बाद उनकी आपस में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। आपस में टीम के अंदर आपस में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग। मैंने उस वक्त कहा था इन्वेस्ट कर, तूने नहीं किया, आज हम मर रहे हैं। उस वक्त तुझे कहा था ये मूव कर, तूने नहीं की, इसलिए आज हम मर रहे हैं। तो उसके बाद वी पुट इट ऑल ऑन अ ब्लैक बोर्ड, टीम A B C D। आप लोगों ने ग्रोथ की, क्यों की? व्हाट आर द रीज़न वाई यू ग्रू? आप लोग बैंकरप्ट हुए, 2 घंटे में टीम बैंकरप्ट हो जाती है कि आप लोग बैंकरप्ट हुए, क्यों हुए? तो करते करते उसको पता लगता है कि अगर मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ तो मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ। तो जो हम क्लास में बोलते हैं थ्योरी में, नो रिस्क नो गेन, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक मोनोपोली का गेम खिलाओ,
धड़ाधड़ कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ जाता है उसको पता लग जाता है कि इफ़ नो रिस्क देन देयर इज नो गेन, क्योंकि जो अपना पैसा अपने पास पकड़ के बैठा रहता है वो करीब करीब 1.5 घंटे बाद बैंकक्रप्ट हो जाता है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. पीपल हु आर नॉट बोरोइंग दे बिकम बैंकक्रप्ट. पीपल हु डोंट बोरो दे बिकम बैंकक्रप्ट. पीपल हु आर टेकिंग रिस्क, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है और रिस्क लेता है, वो ग्रो करते हैं. तो ऐसा करते करते वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आता है. एंड लेट मी शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक विद यू. देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल बैच इन माई क्लास जहाँ पर लेस देन 25% बिकेम एंटरप्रेन्योर्स. एंड इन वन बैच वी हैड 42% एंटरप्रेन्योर्स. और हकीकत यह है कि आई हैव मेड अ लॉस ऑफ 1.5 crore रुपीज़ ओवर लास्ट 7 years एंड आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबडी. एंड आई इतना ही शायद मैंने गवर्नमेंट को इंटरेस्ट या टैक्स में भी दे दिया होगा. नो गवर्नमेंट हैज़ एवर गिवन मी अ सिंगल पेनी. बच्चों से ही फीस में काम चला रहा हूँ. एंड देर आर इंस्टीट्यूट्स, नाम लेके बोल देता हूँ अभी, EDI साल का 100 crore का फंडिंग है. उनसे पूछा 56 का बैच है, कितने एंटरप्रेन्योर बनते हैं तुम्हारे? दे आर ऑल लुकिंग फॉर जॉब्स. लेट मी टेल यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट एन एंटरप्रेन्योर. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन एन एंटरप्रेन्योर. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. वो स्किल्स उसके अंदर डालना इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज वो चीज़ जब तक अंदर से नहीं उठती तब तक वो बंदा बनता नहीं है. उसके अंदर से उठता है तब बनता है. एंड बिफोर आप लोग ये सोचने लगो कि मैं सिर्फ मास्टर ही हूँ, तो लेट मी टेल यू, आई वर्क विद रैनबैक्सी. आई वॉज वर्किंग एज एरिया सेल्स मैनेजर एशिया पैसिफिक व्हेन आई वॉज 30 years old. उस वक्त मैं 150 crore का जो पोर्टफोलियो था वो संभालता था रैनबैक्सी के लिए. एंड आई वॉज सपोज टू बी अ गुड मैनेजर. एंड देन टॉरेंट ब्रॉट मी टू अहमदाबाद एंड आई वर्क फॉर टॉरेंट गुजरात बायोटेक, पेनजी. After that, I was with Adani Group and I was part of the chairman's office. Anybody who is in Adani Group would remember in those heady years, 1999 to 2001, just after the earthquake, I left the company because of something else. I started my own business, मांगेगा टेबल, मांगेगा फ़ोन. In 2 years, we were able to touch 100 crore business. 100 crore फार्मा का एक्सपोर्ट करता था मैं खुद. After that, I became a teacher by choice. तो teaching was not because I wanted to become a teacher और मेरे को टीचर की सैलरी अच्छी लगती थी. I wanted to become a teacher because I wanted to create entrepreneurs. One of the girls, अगर आप में से कोई जानता हो, there is a company called Komal Amin Exports in Ahmedabad. आप में से कोई जानता है उस कंपनी को? 2012, the turnover at that company was 6 crores and the MD of the company was so smart, he hired a very smart girl. She was from my campus. And उसको उसने hire किया और बोला, now you are the chief business officer. You may not believe it, that company is today having a turnover of 800 crores. So if you hire a smart person and you give him that possibility to work and you let him question yourself, you have a great possibility of retaining good people. So we should have 4 pillars. जो भी आपकी कंपनी में लोग होते हैं उनको 4 pillars पे असेस करिया करो. पहला पिलर होता है कि उसकी नॉलेज ठीक ठाक है कि नहीं है. मतलब नॉलेज ठीक ठाक का मतलब जो एक एवरेज नॉलेज होती है, वो 12वीं कर लिया तो ठीक ठाक है. ग्रेजुएशन और 12वीं में तो आजकल कुछ फ़र्क होता नहीं है. जो 12वीं वाला है उतना ही पढ़ा होता है, ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ता नहीं कोई आज का. अगर उसने 12वीं अच्छे से की हुई है और ग्रेजुएशन में उसके 40% भी है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद में ही शुड हैव सम स्किल्स. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ स्किल्स आई टेल यू इज़ कि जिस वक्त आपके पास वो इंटरव्यू के लिए आता है तो वो एंटर कैसे करता है, उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, वो कितनी देर वेट करता है बिफोर बीइंग टोल्ड sit down. You see, this is a very important thing. Deals are made and broken because आपके रूम में कोई आया, अपने आप कुर्सी खींच के बैठ गया, आपको आदमी अच्छा नहीं लगता है. Am I right or wrong? Sometimes we tell our student कि भाई जाकर किसी के कमरे में जाते हो, first seek information कि भाई एक परमिशन लो कि मैं आऊँ या ना आऊँ. उसके बाद mentally count 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कहने तक मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको सीट ऑफर कर देगा. कर देता है तो थैंक यू वेरी मच, बैठ जाओ. नहीं करता तो इट इज़ वेल विद इन योर राइट टू से सर मे आई हैव अ चेयर. तो अगर नहीं ऑफर कर रहा तो खड़े थोड़ा रहने का, तो पूछ सकते हो कि सर मैं चेयर ले लूँ, आपके कमरे में आया हूँ, अगर आप मुझे चेयर ऑफर करना भूल गए हो, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि मुझे बिठा दो. तो इतना सा दिस स्मॉल थिंग्स कैन क्रिएट अ डिफरेंस व्हेन ही गोज़ टू रिप्रेजेंट यू. आपके बिहाफ पे वो कहीं जाता है काम करने के लिए तो सामने वाला समझता है कि सारे ऐसे ही होंगे. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मैंने रिसेंटली सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, एंड आई वुड लाइक टू रिपीट दैट. हमारे बारे में और हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में एक ट्रूथ है जो मैं चाहता हूँ आप सारे अपने दिमाग में बिठा लें उस ट्रूथ को. द ट्रूथ इज़ इफ़ यू डू समथिंग वंस यू विल डू ऑलवेज इवन इफ इट इज़ नॉट ट्रू. मतलब अगर आपने किसी की कॉल रिटर्न नहीं की है तो सामने वाले बंदे को लगता है कि ये शायद हमेशा ही कॉल रिटर्न नहीं करता है. चाहे आप 99% करते हो, लेकिन अगर आपने किसी को कॉल रिटर्न करना भूल गए हो, यू डिड इट वंस,
वो सोचता है यू विल डू इट ऑलवेज इवन इफ इट इज़ नॉट ट्रू. सो विच मीन्स वी हैव टू बी वेरी अलर्ट और अपने बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़ डालने चाहिए. सो फर्स्ट थिंग वाज नॉलेज, सेकंड इज स्किल्स. उसको स्किल्स होने चाहिए. मीटिंग में कैसे जाना है, बैठना कैसे है, नेगोशिएट कैसे करना है, सुनना कैसे है. सेलिंग स्किल्स के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं. सेलिंग स्किल्स में दुनिया में केवल 3 मॉडल हैं और वो तीनों साइंटिफिक मॉडल्स हैं. वन इज़ कॉल्ड, जो अपना ट्रेडिशनल होता था, फैबिंग, फीचर्स एडवांटेजेस बेनिफिट्स. आप तीनों एक सीक्वेंस में जाएगा तो सेल होगी, नहीं सीक्वेंस में होगा तो सेल नहीं होगी. द सेकंड वाज व्हाट वाज द स्लाइटली मोर एडवांस्ड विच वाज कॉल्ड द ऑड पैक मॉडल. हाउ टू ओपन, हाउ टू डेवलप, हाउ टू प्रोब, हाउ टू एलिमिनेट डाउट्स एंड हाउ टू क्लोज. और क्लोज करने के बाद सेल्समैन को एकदम कमी ना हो जाना चाहिए. क्लोज किया, चेक उठाओ और भाग जाओ, इससे पहले कि सामने वाला सोचे. क्लोजिंग इज ऑल्सो एन आर्ट. So odd pack is the second, and the third and the most scientific method is what we call as the spin model. And the spin model was developed by Xerox. Xerox ने सेल्स को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा, कि सेल्स होती कैसे है, और उसके ऊपर 50,000 मीटिंग्स को उन्होंने स्टडी किया. और 50,000 मीटिंग्स को स्टडी करने के बाद दे केम आउट विद अ मॉडल के दिस इज हाउ इट शुड प्रोसीड. तो ये स्पिन जो मॉडल था, ये Xerox ने दिया हथवेट को, और हथवेट ने पूरी दुनिया में फैलाया. As a result, one of the most powerful, selling techniques was spin. लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा उस लेवल पर नहीं है, स्पिन के लेवल पे, तो ऑड पैक फैब तो आप एक 12वीं के बच्चे को भी सिखा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है. सो स्किल्स, नॉलेज, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एटीट्यूड. मैं एटीट्यूड के बारे में आप सब लोगों से सिर्फ इतना ही बोलता हूँ. इफ़ यू फाइंड अ चाइल्ड जो बड़ों को इज्जत करना चाहता है और छोटों को प्यार करना चाहता है, दैट इज़ मोर देन इनफ. इससे बड़ा एटीट्यूड नहीं चाहिए. अगर उसको मालूम है कि मेरे सामने बड़े हैं, मेरे को अभी नहीं बोलना है, या छोटा है उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, उसके सिर पे हाथ फेरने वाला हो. आपके ऑफिस में पियोन है, उसको नाम लेके बात करे, वो छोटा ही हुआ ना पियोन. तो एक पियोन से इज्जत से बात कर सके, एक बड़े के साथ इज्जत से बात कर सके, इतनी सी अगर उसकी वैल्यूज़ हैं, बाकी एवरीथिंग विल टेक केयर. सो अगर कोई बड़ों को इज्जत दे रहा है, छोटों को प्यार दे रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ. इससे ज़्यादा कोई एटीट्यूड नहीं चाहिए. बाकी विनिंग है ही है, वो बाकी सब अपने आप सीखने की इच्छा है ही है, कोई टेंशन नहीं होती है. एंड द लास्ट इज हैबिट्स. ये सब कुछ सही हो, लेकिन आदमी टाइम पे ऑफिस में नहीं आता, सो व्हाट डू यू डू? उसकी हैबिट्स जो है वो भी ठीक होनी चाहिए. तो हैबिट्स के लिए भी बार बार उसे प्रैक्टिस करानी चाहिए. एंड इफ़ यू हैव वर्कड ऑन समबडी फॉर 29 days, मोर और लेस वो बंदे की हैबिट्स सही हो जाएंगी. थैंक यू वेरी मच. दैट गिव्स मी एन एंड. थैंक यू वेरी मच.